गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 25 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है, उस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। आगे देखेंगे उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है, उस पर भी हम लोग विशेष रूप से नज़र डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ पीटी फैक्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है। अमित शाह जी के द्वारा ये बातें की गई हैं। तो हाल ही में आप लोग को मणिपुर के बारे में लगातार आप लोगों को मैंने बोला है कि 15 दिन, कम से 15 से 20 दिन यह न्यूज़ में जरूर बना रहेगा। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको कवर करना है। तो उसी में देखिए बातें चर्चा परिचर्चा हो रही है कि किस तरीके से संसद के पटल पर बात होनी चाहिए। पक्ष के अपने अपने मुद्दे हैं, विपक्ष के अपने मुद्दे हैं। दोनों कंसर्न अपने हितों को लेकर ध्यान में रखते हुए मुद्दा चर्चा करना चाहता है संसद में। तो इस दौरान क्या है कि नियम जो लोकसभा का नियम 184 है, राज्यसभा का 267 है, इसके संदर्भ में चर्चा कराने को विपक्ष बातें कर रहा है। साथ ही साथ इन नियमों के तहत लंबी चर्चा के बाद जो वोटिंग का भी प्रावधान किया जाता है, जिसमें 184 और 267 के तहत की बात की जाती है। उसका सरकार लोकसभा में नियम 193 और राज्यसभा में 176 के तहत चर्चा करने को तैयार है। तो इसके तहत क्या होता है, अल्पकालिक होती है और यह मतदान भी नहीं कराया जाता, चर्चा के बाद भी संबंधित मंत्री देते हैं। यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। चर्चा संसद के पटल पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे को उठाने से संबंधित संसद के पटल अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है, दोनों जगह राष्ट्रीय मुद्दों को संबंधित अल्पकालीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उठाने के अनेक तरीके हैं, जिसमें शून्य काल भी होता है, जीरो आवर भी होता है, और भी तारांकित और अतारांकित प्रश्न के तौर पर भी मुद्दों को उठाया जा सकता है। तो फिर विपक्ष क्यों इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि 184 और 267 पर ही होना चाहिए मतदान लोकसभा और राज्यसभा के लिए। पर आपको सरकार क्या बोल रही है, 193 और 176 तक हम चर्चा करने को तैयार हैं, इस मुद्दे को इस नियम के तहत नहीं करेंगे। तो सिंपल सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि देखिए विपक्ष का प्रयास यह होता है, एक सेकंड, विपक्ष का यह प्रयास है कि इन मुद्दों के संदर्भ में वो खुली बहस को सामने लाए और दीर्घकालिक बहस को आधार बनाए, जिसके आधार पर हम मणिपुर में जो हिंसा हुई है, मणिपुर पर जो जातीय की गई महिला पर, उससे संबंध विभिन्न पहलुओं पर जांच किया जा सकता है। तो यहाँ पर समझने का यह प्रयास कीजिएगा, जब यह दोनों नियम जब लागू होंगे ना राज्यसभा लोकसभा में, तो ध्यान रखिएगा संसद में जब यह नियम लागू होगा उस दौरान संसद के पटल पर अर्थात राज्यसभा में और लोकसभा में संबंधित नियम के आधार पर कोई अतिरिक्त कार्य और नहीं किया जाएगा। कोई अतिरिक्त कार्य और नहीं किया जाएगा, केवल जो संबंधित विषय होगा निर्धारित किया जाएगा इस नियम के तहत। हाँ, इस नियम पर हम बहस, इस नियम के तहत इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए उस विषय में मणिपुर की घटना शामिल है या कोई और भी राष्ट्रीय मुद्दा शामिल होगा, तो उसी मुद्दे पर केवल चर्चा होगी जो निर्धारित समय होगा। और ध्यान रखिएगा यह इसके बाद अंत में वोटिंग का भी प्रावधान किया जाता है कि पक्ष में कितने हैं, विपक्ष में कितने हैं। तो इसके बाद देखिए सरकार में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में भी चर्चा होने लगेगी। तो इसके लिए सरकार चाहती है कि नियम इस तहत नहीं लागू हो। और ये देखिए समान प्रवृत्ति समझने का प्रयास कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सरकार इस नियम के तहत चाहती नहीं है। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, जो आज विपक्ष में है वही बात पक्ष में जब आएगा तो ये चर्चा नहीं कराएगा इस मुद्दे को लेकर। आज जो पक्ष में है वो कल विपक्ष में आएगा तो इस मुद्दे पर चर्चा वो नहीं कराना चाहेगा, केवल इसी मुद्दे पर चर्चा कराना चाहेगा। तो देखिए दोनों स्थिति में है ना कि संसद प्रक्रियाओं में जो बातें की जाती है जो वर्तमान में है वो अपने समय उलट जाती है। तो यही समस्या है हमारे लोकतंत्र में कि जो नियमबद्धता है जिसके आधार पर हम और भी बेहतर लोकतांत्रिक विचारों को सामने ला सकते हैं, वर्तमान में अगर उसकी बात की जाती है तो अपने समय में वो बातें नहीं की जाती। बहुत पहले भी मान लीजिए आज वर्तमान में भाजपा शासित सरकार चल रही है ना, उससे पहले कांग्रेस हुआ करती थी। कांग्रेस भी बहुत से मुद्दे पर 184 या 267 पर चर्चा नहीं की है।
बहुत से मुद्दे ऐसे हैं। पर भाजपा और अन्य पार्टियां जो थी वो बोलती थी 267 और 184 पे हमको बहस चाहिए, पर सरकार उस समय क्या बोलती थी, 176 और 193 पर हम चर्चा करेंगे। तो उस समय वो तरीके यही अपनाती थी, वर्तमान भी सरकार यही तरीके अपना। इससे लॉस किसका होगा, इससे हानि किसका होगा? हानि होगा जन समुदाय को। जो संसद बनाई गई है इसलिए कि संसद में जो सभी नियम कानून उसके अनुसार कार्य हो, और यह बिल्कुल भी नहीं हम लोग बाईपास कर देना अपने संवाद के कॉन्सेप्ट को। तो सरकार चाहती है कि इससे हम इस नियम के तहत बाईपास करें। रीजन इसके पीछे क्यों है? अगर इस नियम के तहत किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा होगी, इसके लिए नियम समय निर्धारित होता है, 2.5 घंटे का अधिकतम समय निर्धारित होगा। तो बताइए अब ये 2.5 घंटे में इस प्रकार के नियम कानून के इस राष्ट्रीय मुद्दे को हम कैसे सॉल्व उस पर संवाद उचित संवाद कर पाएंगे, जहां पर 550 सांसद हुआ करते हैं संसद में। वर्तमान में हालांकि 545 ही है। विपक्ष की संख्या मान लीजिए, हम विपक्ष की संख्या 200 भी आंक ले, 200 लोग हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति बोलना चाहेगा तो कितना मिनट मिलेगा, सोच के देखिएगा। अगर हम 50 को भी मान ले, 50 महत्वपूर्ण जो विपक्षी पार्टियां हैं उसके महत्वपूर्ण 50 सांसदों को चुन लिया जाए, उस पर बात करेगा, तो ये 2.5 घंटा कितने मिनट में डाइवर्ट होगा। तो यह भी समझिएगा, डिवाइड अगर 2.5 घंटे को हम करें अर्थात 120 और 30 कितना हो, 150 मिनट। 150 मिनट में हम 50 भी सांसदों का हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मिनट में, तो मात्र 3 मिनट का समय आएगा। कोई सांसद 3 मिनट पर इस प्रकार के राष्ट्रीय मुद्दे पर कैसे चर्चा करेगी? इसलिए यह बाईपास कहा जाता है, बाईपास कॉन्सेप्ट कहा जाता है किसी राष्ट्रीय मुद्दे में। और यह प्रत्येक बार प्रत्येक सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस अपने शासनकाल में ऐसा नहीं की थी, वो भी करती है। क्योंकि यह देखिए होता क्या कि संसद प्रक्रियाओं के बीच दांवपेच इतने होते हैं कि सरकार चाहती है कुछ और भी और विपक्ष चाहता है कुछ और। इसको समझने का प्रयास पर हानि किसको होगी? अंतर्गत जन समुदाय को। तो सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की घटना, जो मणिपुर की घटना होती है या अन्य राज्यों में इस प्रकार की हिंसा होती है जहां पर क्रूसियल व्यवहार अपनाया जाता है, तो वहां पर संसद के पटल पर उसको सूक्ष्म अवलोकन के साथ संवाद होने चाहिए सभी पार्टियों को समग्र तरीके से। अब देखिए आप पार्टी इसी बीच क्या होती है, आप पार्टी क्या करती है, देखिए प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करता, बार बार उल्लंघन के नियम कर, मानसून सत्र तक उनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। तो उग्र प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं, हमें लोकतंत्र के मंदिर पर सभी लोगों को भेजा गया है। तो उनके लिए देखिए जो हेट स्पीच का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी आप लोगों को कवर किया है, उसको थोड़ा सा मर्यादित तरीके से अपनाया जाना चाहिए। नहीं तो आप बार बार लॉबी में पहुंचिएगा तो उससे आपकी सदस्यता क्या हुआ, कुछ दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया राज्यसभा से। तो इसका लॉस किसका है, हानि किसको होगी? आपको होगी या जन समुदाय को? जन समुदाय को होगी, क्योंकि जन समुदाय के प्रति आप जवाबदेह हैं। जन समुदाय के आप मुद्दों को वहां पर संसद के पटल पर रखते, राज्यसभा के पटल पर रखते, पर आपने उग्र उग्र तरीके से नियमों का उल्लंघन किया। बार बार लॉबी में जाइएगा, देखिएगा, जाके इनका वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। विरोध करना उचित तरीका है, विरोध करने में उग्र तरीके को अपना लेना कहीं ना कहीं असंवैधानिक प्रक्रियाओं को दर्शा देता है। तो हमें क्या करना है, जनप्रतिनिधियों को यह किया जा सकता है, दायित्व को जरूर समझिए। आपके प्रत्येक कार्य जनता से जुड़े हुए हैं ना। जनता, अगर आप किसी प्रकार से निलंबित कर दिया जाता है, मान लीजिए किसी भी सांसद को 2, 4, 5, 10 प्रश्न वो अपने संबंधित क्षेत्र से पूछते अपने मुद्दे को लेकर, तो अब वो तो नहीं पूछ पाएंगे, राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर वो शामिल नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले ये तो जरूर सोचना चाहिए था उनका प्रदर्शन कैसा है, क्योंकि संसद नियम से बंधी हुई है। जब लक्ष्य जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, राज्यसभा सभापति होंगे, तो उनके द्वारा नियम से कार्य किए जाएंगे। तो जो राज्यसभा के जो सभापति थे जगदीप धनखड़ जी बार बार उनको बोल रहे थे, अनियंत्रित व्यवहार के लिए चेतावनी दिए थे, तो फिर भी उनके द्वारा यह व्यवहार ठीक नहीं किया गया। तो होता है कि हमें कहीं ना कहीं जन समुदाय को इससे लॉस होता है, तो इन्हें समझने का प्रयास करना होगा। तो 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया आज, क्या 200 लोकसभा में 184 नियम और राज्यसभा के लिए 267 नियम, और जो उग्र जो प्रदर्शन होता है उससे क्या चीजें होती। बार बार आपको ये सब चीजें प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा टॉपिक, तो आप थोड़ा सा इसे देख लीजिएगा।
अब नेक्स्ट है, कर्ज वसूली के दौरान मानवता के भाव रखे हैं बैंक। यह बातें केंद्रीय मंत्री जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बातें बोली गई। अब व्यवहार में यह कितना धरातल पर है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हालांकि आरबीआई ने भी इसके तहत दिशा निर्देश जारी किए, कुछ बैंकों पर जुर्माना तक लगाया है इस ऐसे व्यवहार के लिए। 2.27 करोड़ का जुर्माना तक लगाया। आरबीएल बैंक था जिस पर इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया था, एजेंटों के द्वारा भेजकर जो कर्ज लिए रहते हैं व्यक्ति, उससे कर्ज वसूली किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनको धमकी तक दी जाती है। उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वीडियो रिलीज होते हैं। तो यह कहीं ना कहीं अमानवीय स्वरूप है। इसके लिए देखिए, मंत्री के द्वारा भी कंसर्न लिया गया है, आरबीआई के द्वारा भी कंसर्न लिया गया है, ठीक है ना। तो और इसके साथ साथ देखिएगा यहाँ पर न्यायालय के द्वारा भी कई बार दफा ये बातें की गई है कि इस प्रकार के व्यवहार कहीं ना कहीं हमें किस रूप से ले जाता है, हम संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं कर पाते। देखिए, कर्ज लेना, कर्ज के भुगतान करने में और वसूली में जो नियम कानून उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि हम किसी प्रकार के प्राइवेट एजेंट को रख के उसके साथ दुर्व्यवहार करते। इसके लिए प्रक्रियाएं वसूल की जा रही है, सुधार किए जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा नजर आप लोग को रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा विस्थापित पहली बार मिलेगी अस्थायी प्रतिनिधित्व। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 76 वर्ष के बाद पहली बार होगा गुलाम कश्मीर के विस्थापितों और कश्मीरी हिंदुओं को अस्थायी प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। यह क्या मामला है कि गुलाम कश्मीर जो जानते हैं आप लोग, जो है कश्मीर, यह आपको जम्मू कश्मीर है, यहाँ से लेकर लद्दाख पूरा माना जाता है। जो यह क्षेत्र है जो गुलाम कश्मीर कहलाता है, उसके प्रतिनिधि और जो विस्थापित हुए हैं पंडित वहां से, उनके प्रतिनिधि को क्या किया जाए, मनोनयन किया जाएगा। अब इसके लिए 2 सीट कश्मीर पंडितों के लिए और 1 गुलाम जम्मू कश्मीर में आए लोगों के लिए मनोनीत सीट किया गया है, ठीक है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होगा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि गुलाम कश्मीर के लिए मनोनयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 लाने जा रही है सरकार, जिसके तहत परिसीमन आयोग द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उसके अनुसार विस्थापित कश्मीरी हिंदू और गुलाम कश्मीर के विस्थापित जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुछ सीटें आरक्षित है। इसके लिए 3 सीट आरक्षित किया जा रहा है, जिसमें 2 सीट किनके लिए होगा, 2 सीट होगा विस्थापित जो किए गए हैं मुस्लिम कश्मीरियों के द्वारा ब्राह्मणों को, उनको वहां पर हिंदुओं को वहां पर सीट दिया जाएगा। और दूसरा, और जो विस्थापित गुलाम क्षेत्र है, जो हमसे कटा हुआ क्षेत्र है, हम कभी भी अधिकार उस पर अभी तक नहीं जमा पाए, पर हम अपना हक मांगते हैं, तो उस क्षेत्र से हम एक प्रतिनिधि को लाएंगे। तब ध्यान रखिएगा कुछ सीटों के बारे में। जम्मू कश्मीर विधानसभा कुल 114 सीटें हैं, जिसमें 47 कश्मीर में है, 43 जम्मू कश्मीर जम्मू संभाग में और 24 गुलाम कश्मीर में है। तो 114 सीटों के संदर्भ में आरक्षित सीटें जो की गई है 24 गुलाम कश्मीर से, उस पर अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं, क्योंकि वह वहां पर जम्मू पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र अभी तक बना हुआ है। अब इन जम्मू कश्मीर संभाग में 90 सीटों पर मतदान होना है, ठीक है। उसमें 90 सीटों में 7 सीट क्या है, अनुसूचित जाति, 9 अनुसूचित जनजाति के लिए सीट उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई। गुलाम कश्मीर में के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता है और न ही उन सीटों के लिए किसी को मनोनीत किया जाता है। ये सीटें खाली रहती है, कारण उसके पाक अधिकृत क्षेत्र के तहत वो है। अब देखिएगा, विस्थापित जो कश्मीरी हिंदू, उन्हें कश्मीर में पाक प्रायोजित धर्मांध जिहादी अलगाववाद के द्वारा हिंसा के कारण बेघर होना पड़ा था 90 के दशक में। जहाँ राजनीतिक आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनको 5 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर जो नियम बनाया गया था, अनुच्छेद 370 को समाप्त कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदला गया। तो स्थिति स्टेटस चेंज हुआ जम्मू कश्मीर का। तो उसके बाद यह स्थिति आई है कि वर्तमान में मनोनयन किया जाएगा। दो लोगों को जो कश्मीरी हिंदू हैं, 2 सीटों पर उनका मनोनयन किया जाएगा। इसे थोड़ा सा अपडेट रखिएगा, प्रश्न पीटी फैट के तौर पर पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, 9 वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा की दर 93% से अधिक रही है। तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में लगातार आप लोगों से चर्चा करता हूँ। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 3 में यह टॉपिक कवर करेगा और बीपीएससी या स्टेट पीसीएस जो भी हैं उनको अपने अपने सिलेबस के अनुसार इस टॉपिक को कवर करिए। मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात इकोनॉमी का पार्ट है,
तो आप लोग इकोनॉमिक्स वाले पेपर में जाएगा। ठीक है, तो चलिए 9 वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दर जो है 93% से अधिक रहा है। राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने ये लोकसभा में लिखित उत्तर में दिया है, तो ध्यान रखिएगा ये आंकड़े महत्वपूर्ण है। 9 वर्षों में जो PMLA एक्ट है, तो चलिए बताइएगा यह एक्ट क्या है, किस मुद्दे से संबंधित नियम कानून इसमें जुड़े हुए हैं, यह किस वर्ष लागू किया गया था, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता के संदर्भ में आपको बातें करनी है, लिखना है। आंसर राइटिंग लिख के भेजिएगा कुछ कमेंट सेक्शन में, तो देखा जाए कितने लोगों को याद है। अब इस एक्ट के तहत 31 मामलों की सुनवाई पूरी, 29 मामलों में 54 आरोपियों को दोषी ठहराया गया और इसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग जो है की सजा की दर 93.54% तक स्थिति को देखा गया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए कानून बनाने के लिए PMLA और भगोड़े अपराधी जो आर्थिक अपराधी अधिनियम है FEOI के तहत 9 वर्षों में गठित विशेष अदालत के द्वारा लगभग 16,507 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने 18-19 से लेकर 22-23 की मनी लॉन्ड्रिंग के जुड़े 3,867 मामले दर्ज किए। इस दौरान विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत 18,252 करोड़ रुपए का मामला दर्ज किया गया। ध्यान रखिएगा इसके तहत इन सब चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। चलिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिस पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। फेमा एक्ट क्या है, कब लागू किया गया था, इसके साथ इसकी सीमाएं क्या क्या है। उसके बाद FEOA एक्ट क्या है, इस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं, इसकी सीमा क्या, इसे कब लागू किया गया था, अर्थात इसके आधार कौन कौन से लोगों की जांच की जा सकती है, किस संस्थान की जांच की जा सकती है, सभी की चर्चा करनी है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है इसकी भी चर्चा करिएगा, कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। देखिए 11,000 करोड़ से खर्च से नहीं लग सके जरूरतमंद STF, क्या होता है STF, जो हम लोग STF की जो बात करते हैं उसके तहत जो सीवेज लगाया जा रहा था नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए, उसमें 11,400 करोड़ रुपए की खर्च हुई। दूसरी एजेंसियों के द्वारा दिए जाने जो सीवेज शोधन संयंत्र जो लगाया जाना था STF स्थापित नहीं हो सका। ये आंकड़े हैं केंद्र सरकार द्वारा आंकड़े अनुसार 5 गंगा बेसिनों अर्थ खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे आपको झारखंड, बंगाल में प्रतिदिन निकलने वाले सीवेज के लिए दूषित उपचार करने की क्षमता 1/3 से कम है। तो इन राज्यों में क्या करना था, आपको सीवेज आपको शोधन तंत्र लगाना था, संयंत्र लगाना, जिसके आधार पर हम लोग प्रदूषित जल को जो शहरों से आते हैं उसे शुद्ध करके नदियों में, गंगा के नदियों में, जो नदी के किनारे बसावट नगरों है उसके प्रदूषित जल को प्यूरिफाई करके क्या करना था, उसे गंगा में छोड़ना था। तो यह कार्य था जिसमें आपको प्रतिदिन 35-58 मिलियन लीटर दूषित जल उत्पन्न करते हैं ये राज्य प्रतिदिन के आधार पर, लेकिन इसके निस्तारण के अभी तक हम लोग 2569 LMT क्षमता के आपको शोधन संयंत्र ही स्थापित किए गए। तो ध्यान रखिएगा जब तक हम आंकड़े को सही नहीं करेंगे, उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, समस्या ऐसे ही विकट और समस्या बनी रहेगी। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या नमामि गंगे का जो परियोजना है जिसमें आपको जल शोधन संयंत्र लगाने की प्रक्रिया निहित थी, क्या इसमें प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार के अंश देखे जा सकते हैं? तो आपको इससे संबंधित बातों को, तथ्यों को लिखना होगा कि आप डाटा के आधार पर ही बातें कर सकते हैं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार है या नहीं है। ठीक है, तो सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में सभी चीजें यहाँ दी गई है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। अब देखिए इस साल के लिए आप लोग फिर फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा राज्यपाल के मुद्दे, वो कर्नाटक का मामला हो, पश्चिम बंगाल का मामला हो, राज्यपाल के हाल ही में मैंने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के मामले में चर्चा भी किया था। अब पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनके भी चर्चाएं आ रही है। तो क्या लोकप्रिय जो सरकार है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चुनी हुई सरकार बोलते हैं, उस पर क्या संवैधानिक प्रमुख जो राज्यपाल होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है,
उसके द्वारा दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं या नहीं, क्या वो कभी किसी सक्षम विषय पर रिपोर्ट मांग सकता है या नहीं, ऐसे मुद्दे लगातार देखने को मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, 3 राज्यों में निर्वाचित सरकार के खिलाफ है ना बातें चर्चा परिचर्चा हुई है, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगाए गए हैं। तो आने वाले समय में आपसे यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको बेहतर तरीके से कवर कीजिएगा। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में आएगा, जहां पर राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में बातें की जाती है, और पीसीएस स्तर पर आपका पॉलिटी जहां होगा, जिस पेपर में आप उस पेपर में आप इसे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए चर्चा क्या है, पहले इसे देखिए। तो पंजाब के राज्यपाल जो बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, उनके द्वारा मुख्यमंत्री भागवत मान पर पलटवार किया गया। तो कुछ बातें किए गए थे पिछले समय के दौरान, मुझे भ्रष्टाचार, अर्थात पुरोहित जी बोल रहे हैं मुझे भ्रष्टाचार संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई, इसका जवाब बिना देरी किए हुए दिया जाए। अगर वह जवाब नहीं देते हैं तो इसे संविधान का घोर उल्लंघन माना जाएगा। अर्थात राज्यपाल के द्वारा, माननीय राज्यपाल के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को यह बोला जा रहा है, जो हम कंसर्न आपको भेज रहे हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, उसमें आपके जवाब तलब होनी चाहिए, अर्थात मुझे लिखित जवाब चाहिए, क्या यह मामला है। अब मुख्यमंत्री को यह ध्यान रखना चाहिए कि राज्यपाल एक संवैधानिक अथॉरिटी है, जिन्हें राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। पारदर्शिता, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को यकीनन बनाना राज्यपाल की ड्यूटी है, उसका प्राथमिक दायित्व भी है। राज्य में इस प्रकार के पुरोहित मान को याद दिलाया गया, पुरोहित जो राज्यपाल माननीय राज्यपाल, उनके द्वारा याद दिलाया गया माननीय मुख्यमंत्री को कई पत्र, जिसे वह मुख्यमंत्री लव लेटर कहते हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं। देखिए, भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी होती है संवैधानिक पदों में। तो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अगर कहीं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इस प्रकार से मजाकिया लिहाजे से भी बोला जाता है, लव लेटर भेजा जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री वो एलजी को ऐसे बार बार लिखते हैं ऐसे, तो यह कहीं ना कहीं देखिए अलोकतांत्रिक व्यवहार अपनाता है। आपके केंद्र और राज्य के बीच, जो केंद्र के सहयोग के तौर पर कार्य करते हैं राज्यों में, राष्ट्रपति जिन्हें नियुक्त करता है, संवैधानिक पदों के साथ कम से कम भाषा की मर्यादा बहुत जरूरी होती है, यह लागू करना चाहिए सभी को। तो खैर, अपने अपने तरीके से लोग अपना विचार रखते हैं, पर ध्यान रखिएगा राज्यपाल ने साफ बोला है कि अगर नहीं पहुंचाया जाएगा मामले संबंधित जांच, तो क्या यह संविधान की धारा 167 तहत उल्लंघन माना जाएगा, जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है। 167 के तहत ये बातें की गई है ना। अगर कोई राज्यपाल अगर वर्तमान मुख्यमंत्री से किसी मुद्दे पर जवाब तलब करता है, जवाब मांगता है, तो उसे उससे संबंधित मामलों की जानकारी देनी आवश्यक है और बाध्यता को सुनिश्चित करता है। तो चलिए एक क्वेश्चन बताइएगा इसी अनुच्छेद के संदर्भ में कि केंद्र राष्ट्रपति किसी मामले में प्रधानमंत्री को कंसर्न करता है जवाब तलब करने के लिए, तो वो किस अनुच्छेद में चर्चा उससे, चलिए अनुच्छेद बताइएगा आप लोग। राज्यपाल एक पत्र पर मुख्यमंत्री ने बीते दिनों यह कहा था कि हैरान हो कि राज्यपाल की अभी तक यह नहीं पता चला है कि सत्र संवैधानिक है या असंवैधानिक, ऐसी बातें की गई। पत्र में राज्यपाल ने कहा कि कानूनी राय ली जा रही है, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो की गई है, बातें की गई, उसके संदर्भ में सत्र असंवैधानिक है या नहीं, उसके बारे में हम लोग चर्चा फिर कभी करेंगे। ध्यान रखिए, आने वाले समय में आपको राज्यपाल से प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, जहां पर आपको मैंने पहले भी कवर कराया, याद हो तो, जहां पर राज्यपाल की भूमिका पॉलिटी की क्लास में आप लोग को कवर किया है। राज्यपाल की भूमिका क्यों एक हमेशा चिंता का विषय रहा है केंद्र राज्य संबंधों के बीच में, इस पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया, उन्होंने क्या क्या चिंता व्यक्त की थी। तो चलिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राज्यपाल के पद से संबंधित, सॉरी राष्ट्र लिखा रहा था, राज्यपाल पद से संबंधित सुधारों के लिए गठित कमेटी कौन कौन थे और उसके सुझाव क्या क्या थे। और यही अगर दे लेते हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हैं, तो आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में ही दीजिएगा, विस्तृत तरीके से देने की आवश्यकता है, बस शॉर्ट फॉर्म में कब हुआ था, उसके विचार क्या थे। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पीसीएस लेवल पे सब पूछे जा सकते हैं। जैसे विपक्षी पार्टियों के द्वारा मिलकर इंडिया कॉन्सेप्ट लाया गया है, उसी तरह
भाजपा और अपने संबंधित जो सहयोगी पार्टी उसके द्वारा मिलकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से मिशन 2024 के तहत वो चुनाव लड़ेगी, उस पर बात विचार चल रहा है। एक तरफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, तो ये दोनों आप लोग को आने वाले समय में मिलेंगे, तो पीटी फैक्ट के तौर पर इसे देखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। देखिए मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसके लिए समाज हित में कार्य करना, जो विश्व हिंदू परिषद है एक श्वेत पत्र जारी किया, इसे क्या करना आप लोग को ध्यान रखना है। कभी भी कहीं भी प्रश्न अगर पूछा जाए कि धार्मिक स्थलों का क्या योगदान होना चाहिए समाज निर्माण में, तो इस कॉन्सेप्ट को आप दे सकते हैं। यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदू मंदिरों के लिए नहीं यह है, यह मुस्लिमों के जो भी तीर्थ स्थल होते हैं, मुस्लिमों के पूजा इबादत खाने होते हैं, उनके लिए भी होता है, ईसाइयों के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी यह लागू हो सकता है। बस ध्यान ये रखना, समाज को बेहतर बनाने के लिए जो मंदिर मस्जिद और जो चर्च घर है वो कितना बेहतर सपोर्ट कर सकता है समाज कल्याण के लिए, उससे संबंधित आपको श्वेत पत्र को ध्यान रखना है। धर्म रक्षा और समाज कल्याण का सभी सभी मंदिर एक मंच पर आए, ऐसी बातें की जाती है। हिंदू धर्म को धन हिंदू समाज को सशक्त साक्षर और स्वस्थ बनाने के लिए लगाए, ऐसा बात अन्न के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मस्जिदों की बात हो रही तो वो क्या करें, मुस्लिम समुदाय को सशक्त बनाने के लिए, साक्षर बनाने के लिए और स्वस्थ अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ बनाने के लिए वो कार्य कर सकता है। बड़े मंदिर छोटे को गोद ले, अर्थात उससे संबंधित जो भी चिंताएं उसको दूर करे, ऐसे मस्जिद ईसाई घर भी कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मंदिर स्कूलों और बच्चों को सहायता भी करे, अर्थात अन्य धर्मावलंबी के लोग भी इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। देखिए समाज इससे बेहतर होगा, हमें दायित्व जरूर निभाने होंगे और उसके बाद जो जो भी समस्या है साझा कर हल निकालने का प्रयास करें। यह इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके लिए लेकर ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में आपको कहीं भी इसका संबंधित जानकारी आप दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, एक एक्सप्लेनेशन आएंगे, सीधा अब नीचे आएंगे। देखिए सूखा की स्थिति देश में है, आने वाली स्थितियां बताई जा रही है, तो अभी आने दीजिए आंकड़े क्या आएंगे, फिलहाल अभी व्यक्त किया जा रहा है विचार। अभी बारिश का कोई जलवायु परिवर्तन के बाद निश्चितता नहीं रही है, अंतिम समय में बारिश हो जाती है, तो उसे ध्यान में रखते हुए अभी वेट करेंगे इसके सारे आंकड़े को आने के लिए, पर फिलहाल उसको जानना है। अब देखिए विभिन्न संस्कृतियों को संवाद का समय है, ऐसी बात की जा रही है लेखक के द्वारा। हाल ही में याद है आप लोगों को मैंने चर्चा किया था, जो मुस्लिमों के मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुल करूम अल ईसा भारत के आए थे, तो आईना दिखाया था, जो छद्म पंथ निरपेक्षवादी है उनके द्वारा उनको दिखाया गया था कि भारत में जो विरासत है उसको संजोने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ ऐसे लोगों पर जो खासकर प्रधानमंत्री के अंध विरोधी के तौर पर भारत के मुस्लिमों की स्थिति को लेकर दुष्प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों को बीते दिनों में किसी न किसी ने कहीं न कहीं, बल्कि मुस्लिम विश्व वर्ल्ड के प्रमुख जो रहे हैं महासचिव, और ये आम व्यक्ति नहीं है, अल ईसा आम व्यक्ति नहीं है, यह क्या इनका विख्यात है, इनके बारे में क्या इनको उपलब्धि प्राप्त है, मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल याद रखिएगा कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, ये खास से भी खास व्यक्ति है। इनके द्वारा किया जाना विचार मुस्लिम कंट्रियों को सोचने और समझने की बात है, खासकर भारतीय मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है, देश में छद्म जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट है, छद्म पंथ निरपेक्षता का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं आपको त्याग करना ही होगा। रीजन उसके पीछे है, जो अल सीसा है भारतीय लोकतंत्र के द्वारा बहुलतावाद, भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की, दुनिया के साथ भारत को यह सीखने की सलाह दे, भारत दुनिया को, कि किस प्रकार यह विश्व के मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था का मुखिया ने कहा है, उसके गहरे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं कि जो भारत का संविधान है कैसे आधारभूत मूल्यों पर टिका हुआ है, यहाँ पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के संवाद और उनके सुरक्षा, उनके संबंधित कर्षण को कैसे सुरक्षित करता है, उसे बल देता है, उसको समझने का प्रयास इसको विश्व इसे सीख सकता है, इसके लिए बातें की गई। अब देखिए भारत में अल सीसा ने असल में भारत में मुस्लिमों को प्राप्त स्वतंत्रता और देश में सभी नागरिकों को विशेष अल्पसंख्यकों को मिलने वाले अवसरों, अधिकारों और वास्तविकता को दर्शाता है। क्या अधिकार मिले हुए, अवसर क्या प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार संविधान उनको सुरक्षित करता है, इस प्रकार से चीजें समझ। इससे पहले सऊदी अरब में न्याय मंत्री अल सीसा रह चुके हैं, तो न्याय मंत्री किसी देश का वो रह चुके हैं, जो सऊदी अरब जो इस्लाम का ओरिजिनेटिव माना जाता है, प्रमाणिक आवाज माना जाता है, वह
हलाल जो ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी, इस्लामिक हलाल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर वह इस्लाम को उदार बनाने में विभिन्न मान्यताओं को के साथ संवाद करने और सौहार्द की हिमायती भी। इस्लामी जगत में अल सीसा क्या है, इस तथ्य से समझा जा सकता है वो पवित्र जो 2 पवित्र मस्जिदों के संरक्षक सऊदी अरब के सुल्तान ने उन्हें 2022 में हज के अवसर पर दिया जाने वाला संदेश के लिए चुना था। इसके साथ ही साथ देखिए अल ईसा संयम सलाह देने में मुस्लिम को मतभेद शत्रुता भाव को कम करने के लिए भी सलाह देते हैं। याद है कुछ दिन पहले मैंने आप लोग से ये बात बोला था कि सुधार के अवसर मुस्लिम जो पंथ है, कट्टरवादिता जो देखिए साफ शब्दों में अगर बोला जाए क्या कट्टरवाद, स्वयं आकलन कीजिएगा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ के कारण पूरा मुस्लिम समुदाय परेशान है, पूरा मुस्लिम जगत उसके लिए उसको हमेशा अपने आप को गिल्ट महसूस होना पड़ता है, सबके सामने जवाबदेह बनना पड़ता है। कुछ देशों के ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो इस प्रकार से कृत कर देते हैं कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसके लिए पानी पानी हो जाता है। तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, उन लोगों के द्वारा ही स्वयं प्रश्न उठाना पड़ेगा जो संवाद के तौर पर बातें रखते हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बल देते हैं, जो मानवाधिकार की बात करें, उनके द्वारा जब तक बातें नहीं रखी जाएगी तब तक हम है ना समानता के आधार पर शासन प्रशासन कर ही नहीं पाएंगे। अब बहुसंख्यक समुदाय पर केवल इसलिए निराधार आरोप लगाना कि आप बहुसंख्यक हो और आप मुझ पर शोषण कर रहे हो, और उसके उलट जब आप बहुसंख्यक होते हो तो जब आपके राज्य आपके क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घटती है तो फिर उसका खंडन आप नहीं करते हो। तो यह जो दोहरी प्रवृत्ति होती है वही छद्म निरपेक्षता की बात करती है। अगर आप यह सोचते हो कि नहीं हम शासन प्रशासन से लाभ ले लेंगे इसलिए कि हम अल्पसंख्यक है, आप किसी खास राज्य में अल्पसंख्यक हो सकते हो, किसी क्षेत्र में अल्पसंख्यक हो सकते हो, तो वहां पर आपके मुद्दे को उठाया जाए। पर आप जहां पर बहुसंख्यक हो, जिस राज्य क्षेत्र में बहुसंख्यक हो, तो क्या आप हिंदुओं के संदर्भ में या अन्य पंथों के संदर्भ में संरक्षण की बात करते हैं, उनके मुद्दे को उठाने की बात करते हैं? स्वयं सोचने की जरूरत है, तब आपसे व्यवहार कैसे रखा जाएगा समान, यही चीजें कंसर्न समझने की जरूरत है। कोई यहाँ पर तो इस तरीके से समझने की आवश्यकता है। मैं कुछ रील देख रहा था, याद हो सोशल मीडिया पर मैं बड़ा लगातार तीखा रहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना वर्तमान समय को उस और धकेल रही है जहां पर केवल है ना केवल क्या है, केवल विरोधाभास को जन्म देता है, विरोधाभास को। कल कुछ दिन पहले ही, कल परसों 2-3 दिन पहले मान लीजिए 2-3 में वीडियो देखा, बहुत ही शब्द रह गया इस चीज को देखकर कि आजकल के नौजवान जो है जिसका उम्र 10 से 15 साल होगा, 20 साल होगा, 22 साल होगा, जिसमें अपने कैरियर की बात होनी चाहिए, वो क्या कर रहा है, छद्म राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है, छद्म आपको धार्मिक और निदानता की बात कर रहा है। एक वीडियो में देखा, एक तरफ रील होता है, मैं वो कौन रील था, या न स्नैपचैट का रील था कि इंस्टाग्राम रील था, मुझे याद नहीं है, पर वो रील आया था जिसमें एक तरफ ऊपर मुस्लिम बच्चा था, एक तरफ मुस्लिम महिला थी। कुछ ऐसी बातें हिंदू महिला के द्वारा की गई जिसमें मुस्लिम पुरुष बच्चा जो था उसके द्वारा जवाब तलब किया गया, और दोनों की भाषाएं क्या थी, अलोकतांत्रिक तरीके से धार्मिक आधारों पर चीजें बताई गई थी। कहीं ना कहीं देखिए, यह अगर गार्जियन, वर्तमान जो गार्जियन है अगर अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करता, ऐसा थोड़ी कि उसका गार्जियन नहीं देखा होगा इस वीडियो को बनाने से पहले। आप बहुत से रील देखते हो जहाँ पर अर्धलंग तरीके से पोस्ट किए जाते हैं, तो क्या उसका गार्जियन नहीं देखता? देखता है, बिल्कुल देखता होगा, पर उसका विरोध प्रदर्शन वो नहीं करता है। अगर ये स्थिति लगातार जारी रही 5 से 10 वर्षों तक, तो याद रखिएगा कि देश में अलग तरीके का विरोधाभास उत्पन्न होगा, जहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे के मार काट की स्थिति पर रहेंगे। विश्वास भावना का जो कॉन्सेप्ट है वो समाप्त होने लगेगा। अगर आपके बगल में कोई दूसरे धर्मावलंबी के व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो मुस्लिम हो या हिंदू है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको शक के नजर से ही देखा जाएगा। तो यहाँ पर समझने का प्रयास है, जब आप इसको समय के साथ नहीं सुधारिएगा, समय के साथ कंट्रोल नहीं कीजिएगा, तो आने वाले समय में इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अल सीसी भी इसी संदर्भ को बताना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा। अल ईसा है, उनके द्वारा भी यही बातें की जाती है।
बातें यह की जा रही है, देखिए यहाँ पर सारी कहानियां को समझते हुए आप अगर बात करिएगा तो इनके द्वारा एक बात बताई गई है, मैं अभी दिखा रहा हूं। संविधान और लोकतंत्र को जो उन्होंने बातें की गई थी, उनको सचेत रहने की बात की गई है कि भारतीय संविधान के अनुसार जो चीजें की गई है विश्व के लिए क्या है, विश्व के लिए मार्ग प्रदर्शक है। तो हिंद जो भारत में अल्पसंख्यक के तौर पर जो मुस्लिम है उनके लिए भी मार्ग प्रदर्शक हो सकता है। तो क्या बोला गया है कि लोकतंत्र के प्रति भारत के सभ्यतागत प्रतिबद्धता की और भारतीय संविधान आधारभूत मूल्यों पर ही जोर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं क्या करते हैं, आपको असहज महसूस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक दृष्टि की बात की गई है, भारतीय दृष्टि में इस्लामी जगत को भारतीय दर्शन समझ के इसका लाभ उठाना चाहिए, इनके द्वारा ये बात की गई है। कहने का अर्थ यह है कि भले आप भारतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, इस्लामिक जगत में जो भी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भारतीय दर्शन के साथ जोड़कर देखना होगा। क्योंकि मैं शुरुआत में किसी वर्ष पहले ही बोला था ना, आप लाख बोल लीजिएगा, लाख समझ लीजिएगा, आप बाहर से आए हुए संस्कृति है ना, यहाँ से पनपी हुई संस्कृति तो है नहीं। यह चीज आप कंसर्न समझिएगा। भले आप समय के साथ रहते हुए पूरा भारतीयकरण आपका हो गया है, पर इसके वर्तमान मूल जो दर्शन है उसके साथ आपको रहना और आपको आगे बात करना होगा, तभी जाके समानता के आधार को हम कायम कर सकते हैं। अब सोच के देखिएगा, इनकी बातें की जा रही, मैं ही यही बात मैं कुछ महीने पहले बोला था, सेम टू सेम बातें। तो आप लोग अगर याद होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए जो थ्योरी है ना उसको समझने की जरूरत है। मैं हजार बार बोलता हूँ कि कबीलाई जीवन के आधार पर जब इस्लाम का उदय हुआ, अन्य धर्मों का उदय हुआ, अन्य पंथों का उदय हुआ, उस समय कबीलाई कॉन्सेप्ट कुछ और था। पर जैसे जैसे इनका विकास हुआ, विकास के क्रम में आगे बढ़े और वर्तमान स्वरूप को आए, तो यह आवश्यक नहीं है कि जो समय के साथ बनी रीति रिवाज है उसको आज भी फॉलो किया जाए। जो कॉन्सेप्ट मूल है उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मूल कॉन्सेप्ट क्या है इस्लाम का, ये समझने की आवश्यकता है। इस हिंदू सनातन का क्या मूल कॉन्सेप्ट है ये समझने की आवश्यकता होगी। ईसाई कभी दौर में विकसित हुए, उनके मूल कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझने की आवश्यकता है। अर्थात मूल कॉन्सेप्ट जो था उसको आधार बनाना है, न कि समय के साथ जो विकसित प्रवृत्तियां हुई हैं उसको आधार बनाना है। तो यह जिस दिन अंतर करना लोग सीख गए ना, तो इस प्रकार के छद्म जो धर्मपंथ निरपेक्षता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। और जो लोग बोलते हैं, बहुत सी चीजें बातें बोलते हैं कि हम मुस्लिमों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, ईसाइयों के साथ सही व्यवहार नहीं करेंगे, या मुस्लिम कुछ वर्ग बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, जिहाद करेंगे। जिहाद का कॉन्सेप्ट, जिहाद का वास्तविक कॉन्सेप्ट क्या है वो जाके समझे पहले, तो चीजें समझ में आएगी कि नहीं हम तो छद्म पंथ निरपेक्षता के दौर पर गुजर रहे हैं। यही बात इस लेख में की गई है। और विश्व मुस्लिम लीडर के जो प्रवक्ता आपको महासचिव हैं अल सीसा, उनके द्वारा भी यही बातें की गई। बीच के अंतर को समझिएगा, ये बहुत जरूरी है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है सॉरी, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है यूपीएससी के इंटरव्यू में, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हालिया दिनों में धर्म और धर्मान जो लोग हैं उनके बीच मौलिक अंतर देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के विरोध प्रतिरोध में इस प्रकार से सामने आ जाते हैं जिस पर लोकतांत्रिक मान्यताएं छीन भिन हो जाती है। आपका इसमें क्या राय है, इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा, यही आपको लेख काम देगा उस दिन, इसे जरूर पढ़िएगा। अब है कि टिकाऊ विकास के लिए हरित रोजगार जरूरी है। तो इसमें क्या है कि बातें की जा रही है, जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी की, G20 श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन मेजबानी के अवसर पर यह बात की गई है। चर्चा की जा रही है कौशल विकास, वैश्विक स्तर पर कौशल के अंतर को पाटना, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के हितों की रक्षा करना, सामाजिक सुरक्षा के लिए वित्त पोषण अहम पर चर्चा की जा रही है। G20 आपको श्रम और रोजगार मंत्रियों के सम्मेलन में क्लियर है। वहां पर बहुत सी बातें की जा रही है जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रीन टेक्नोलॉजी अर्थात हरित जो टेक्नोलॉजी, इसको बदौलत उत्पादन वितरण जो पूरी प्रणाली को बदलाव से गुजर रही है। संयुक्त राष्ट्र
व्यापार और विकास सम्मेलन जो अंकाट है, हरित रोजगार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे 17 तकनीकों पर बल देने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यह मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहते हैं, मशीन लर्निंग किसे कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्लाउड ऑफ कंप्यूटिंग क्या है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन और ग्रीन हाइड्रोजन किस रूप से कार्य कर रहे हैं। तो सभी पर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, इस पर पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है ना। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भारत के लक्ष्य क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने हर उस वर्ष रोजगार को हरित श्रेणी में परिभाषित किया है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। यह कृषि, उद्योग, सेवा, प्रशासनिक गतिविधियों से संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण से कार्य करता है। तो इसके लिए बातें की जा रही है। 2030 तक 2 करोड़ अतिरिक्त रोजगार प्रकृति के अहम उद्यमों के साथ जोड़ा जा सकता है। पिछले वित्त वर्ष में 1,64,000 लोग सौर और पवन ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी और आईएलओ के जो संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के कुल 8,63,000 लोग हरित रोजगार पैदा कर रहे हैं। वर्तमान में देश कुल कारोबार का 20% हरित रोजगार से संबंधित। ये आंकड़े आपको इंपॉर्टेंट है, पीटी फैक्ट के तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है। स्किल काउंसलिंग फॉर ग्रीन जॉब के अनुसार एक संस्था है, उसके अनुसार यह बातें की जा रही है, जहां पर 2050 तक सौर ऊर्जा क्षेत्र में 30,26,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उद्योग एक दशक के अंदर अंत तक 5 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को देगी। तो यह भी आंकड़े आपको देखने को मिले। इस समान अवधि में 50 लाख मीट्रिक आपको क्या होगा, टन सालाना ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करने के क्रम में देश को 6 लाख रोजगार सृजित किए जाएंगे। इतनी कहानियां कहने के बाद, इतनी लाइन पढ़ने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि हरित रोजगार जो है, हरित रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। रोजगार आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त होंगे, जिसके लिए डाटा विभिन्न संस्थाओं के रिपोर्ट आपको दिए गए, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े दिए गए, उसे अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा। बातें यहाँ की जा रही है कि हम जो आने वाले समय में परिवहन, अवसंरचना, ग्रीन बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा, कृषि, शहरी जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन निवेश में प्रमुख क्षेत्र मान रहे हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मुताबिक 18 से 30 तक भारत में $3 ट्रिलियन का निवेश जलवायु केंद्रित होगा। सोच के देखिए कितना ट्रिलियन होगा, 3 ट्रिलियन। अब भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य रखा हुआ, जिसमें से 3 ट्रिलियन आपको यहाँ पर डॉलर निवेश हो सकता है 2030 तक। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। हालांकि हरित हरित पहल के नजरिए को पूरा जोर सिर्फ अक्षय ऊर्जा पर है, इससे विविधता को लाने की जरूरत है, अन्य विकल्प भी हमें तलाशने की जरूरत है। राष्ट्रीय कौशल मिशन जो है विकास निगम के अध्यक्ष के मुताबिक के आधार पर 50 करोड़ लोगों को क्या किसी न किसी एक कौशल की आवश्यकता है। जो देश में जितने युवा हैं उनको किसी न किसी एक रोज कौशल की जरूरत है, ताकि वो रोजगार के लिए नए सृजित क्षेत्र है उसका लाभ ले सके। ऐसी बातें की गई। कौशल विकास की दिशा में स्किल इंडिया ऑफ ग्रीन जॉब कार्य कर रहा है। उसके लिए 1 लाख से अधिक लोग सूर्य मित्र ट्रेनिंग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, एनएसडीपी जो है को 36 अलग अलग क्षेत्रों केंद्र कौशल परिषद हरित तकनीक प्रशिक्षण जितना जोर देगी, रोजगार के बाजार में उतना ही उनका बेहतर अवसर प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय योजना है ना, इस प्रकार से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री धनजन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए हरित तकनीक को प्रशिक्षण के हितग्राहियों को दिया जा रहा है। इसके लाभ हमें प्राप्त हो रहे। पर्यावरण, वन एवं जल परिवहन मंत्रालय ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर 50 जो ऐसे कार्यक्रम है, ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल किया है जो हमें रोजगार देगा हरित बल को। तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में हरित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो आप एक कौशल आप जरूर डेवलप करिए, जिसके आधार पर हम बेहतर संसाधनों का उपयोग कर सके। तो चलिए फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का क्वेश्चन आप लोग को दैनिक जागरण जो 69 और 70 बीपीएससी का बैच है उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग ग्रुप पर शेयर कर दिया गया। उसका आंसर आप लोग संबंधित ग्रुप में भेज देंगे। और बीपीएससी और यूपीएससी का जो
मेंटरशिप प्रोग्राम में वो रेगुलर जारी है, तो आप लोग उसमें भाग ले सकते हैं। जो अभी तक नहीं लिए हैं जल्द से जल्द ले लीजिए, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसका फीस जरूर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इस पर बहुत सी चीज़ें कराई जा रही हैं। तो उसका लाभ लीजिएगा। क्लासेज रेगुलर हो रहे हैं। उसके बाद आपको टेस्ट, एक क्लास के बाद नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से टेस्ट कराए जा रहे हैं। आप उस सबका क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका लाभ लीजिए। अधिकतम से अधिकतम लोग इसमें शामिल होइए। धन्यवाद। जय हिंद।